हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ प्रैक्टिस टेस्ट 4 डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट इज डायनेमिक मल्टीप्लायर। डायनेमिक मल्टीप्लायर की मैंने अलग से वीडियो नहीं ली थी आपके साथ, वो भी मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हमारे पास प्रीवियस नेट के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, कहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको भी अच्छे से टारगेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। Accelerator is most closely related to number one, interest rate, number two is the inventory, number three, idle capacity, number four is the induced investment. अगर आपको याद होगा एक्सेलरेटर, मैंने कल आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में। आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी। तो एक्सेलरेटर में मैंने आपको बताया था कि जब इनकम बढ़ती है इकोनॉमी में, तो आपकी पॉकेट में क्या हुआ, आपकी पॉकेट में पैसा आया, परचेजिंग पावर बढ़ी। बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ी। जब कंजप्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, हमें मशीन्स और यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी में। तो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब यहां से इन्वेस्ट क्यों किया, बिकॉज प्रोडक्शन हो सके इकोनॉमी में। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट, इनकम के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था। अब इसी बेसिस पे हम ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। नंबर वन, एक्सेलरेटर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। हमने हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं पढ़ा यहाँ पे। नंबर टू, इन्वेंट्री। नंबर थ्री, आइडल कैपेसिटी। नंबर फोर इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। यस, डेफिनेटली इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा, तो हम ये डी जो है वो टिक करेंगे। बट समहाउ ऐसा भी तो हो सकता है एग्जाम में इन्वेंट्री की जगह ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आ जाए ऑप्शन। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ऑप्शन हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो। आप लोगों के साथ वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन मैंने बताया था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम लेवल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनकम लेवल, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन विल क्लियरली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। चाहे आपके ऑप्शन में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी होता, तब भी आप लोग डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते थे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? या अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की जगह सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो भी आप इन्वेस्टमेंट मार्क करते। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? क्वेश्चन नंबर टू के बारे में अगर हम बात करें, अ मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज इन फ्यूअर पीरियड व्हेन एमपीसी इज यूनिटी लार्जर स्मॉलर नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसको आप छोड़िए। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम डायनेमिक मल्टीप्लायर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगर 5 पे आओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सर्टेन वैल्यू ऑफ एमपीसी दी है, सर्टेन वैल्यूज ऑफ एमपीएस दिया है। एमपीसी क्या है हमारे पास, एमपीसी स्टैंड फॉर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हम एडिशनल जो अपना पैसा है, एक एक्स्ट्रा रुपी में से कितना पोर्शन कंजप्शन को डेडिकेट कर रहे हैं। और एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, के दैट इज द मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वेयर एमपीसी इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और के इज इक्वल टू 1/एमपीएस,
क्यों मैंने ये लिखा? बिकॉज याद रखना, एमपीएस प्लस एमपीसी इट इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज अगर मुझे एमपीएस निकालना है इट इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास फर्स्ट एमपीसी अगर 0.2 है तो k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाना था 1 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0.8 करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली किसकी वैल्यू होगी? वो डायरेक्टली आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, जब हम बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो मे बी हमारे पास वैल्यू जो आती दैट इज 1.25। ठीक है, 1 इसका मतलब एमपीसी अगर 0.2 है तो मेरे पास क्या आया? k इज इक्वल टू 1.25। और एमपीसी 0.5 है, एमपीएस 0.5 है, तो मैं फॉर्मूला में कैसे लिखूंगी? 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इट कम्स टू बी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करें और इस कोड में से आप लोग बताइए कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी वैल्यू आ जाए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एमपीएस में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। अगर एमपीसी दिया होगा तो 1 माइनस एमपीसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा आप सब। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डायनेमिक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना कि डायनेमिक मल्टीप्लायर है क्या। हम लोगों ने स्टैटिक मल्टीप्लायर पढ़ा। ठीक है, और जितना भी मैं आप लोगों को स्टैटिक मल्टीप्लायर और डायनेमिक मल्टीप्लायर यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, पॉज करिए वीडियो को, जहां पे भी आपका नोटबुक और पेन है प्लीज लेकर बैठिए क्लास में। अब स्टैटिक मल्टीप्लायर, हमने जो मल्टीप्लायर अभी तक पढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेसिकली दैट इज स्टैटिक मल्टीप्लायर। हम लोग मल्टीप्लायर में नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जब भी इकोनॉमी में चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा चेंज इन इनकम, यही बोलते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी में जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट आया उसकी वजह से इनकम चेंज आएगा। और इनकम कितनी चेंज होगी? कुछ मल्टीपल्स होंगे इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट के, जितना हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया उसके कुछ मल्टीपल में हमारी इनकम बढ़ेगी, यही बोलते हैं। ये तो होता है हमारा मल्टीप्लायर, दैट इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम लोग ये बोलते हैं सिंपली द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे हम लोग जब स्टैटिक मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे ही, ठीक है, विदाउट एनी, मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, विदाउट एनी टाइम लैग, यहाँ पे क्या होगा? इनकम पे भी हमें चेंज दिखाई देगा। विदाउट एनी टाइम लैग हमें क्या दिखाई देगा? चेंज इन इनकम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो बोलता है विदाउट एनी टाइम लैग आपका इनकम पे चेंज हमें दिखाई देगा, दैट इज नोन एज स्टैटिक मल्टीप्लायर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक मल्टीप्लायर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है विदाउट एनी टाइम लैग, ये रियलिटी में हमें नहीं दिखता। हमें देखने को मिलता है इन रियलिटी, आज हमने इन्वेस्टमेंट की, इसके कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आपकी इनकम पे चेंज आएगा। एकदम से इनकम पे चेंज नहीं आएगा। ये जो टाइम लैग को कंसीडर करने का पॉइंट आता है, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? टाइम लैग को कंसीडर करने के लिए ये हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट इन डायनेमिक मल्टीप्लायर। कहाँ पे पढ़ते हैं हम? डायनेमिक मल्टीप्लायर। तो बेसिक डिफरेंस आई होप आप सब आई होप आप सबको समझ आया कि जब हम स्टैटिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? विदाउट एनी टाइम लैग। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डायनेमिक मल्टीप्लायर हम टाइम लैग को कंसीडर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इन रियलिटी कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, वहां पे कहीं ना कहीं एक टाइम फैक्टर होता है, जो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? जो हम पढ़ेंगे डायनेमिक मल्टीप्लायर पे। जब हम स्टैटिक मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ वापस से स्टैटिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करूंगी एंड देन हम डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे। जब हम स्टैटिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम नॉर्मली शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। जैसे
अगर मैं बोलूं हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इकोनॉमी के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। यहाँ पे वी हैव द इन्वेस्टमेंट, हियर वी हैव द एग्रीगेट डिमांड, या कुछ जगहों पे वाई एक्सिस पे क्या लिखा होगा, इन्वेस्टमेंट लिखा होगा। तो हमारे पास ये क्या है, वाई, दैट इज द इनकम लाइन। ठीक है, 45 डिग्री की लाइन है जहां पे इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा। जो हम नॉर्मली किनेशियन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशनरी गैप में जो डायग्राम मैंने आपके साथ यूज की है, सेम डायग्राम है। लेट से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की इकोनॉमी में दैट वाज AD1, लेकिन समहाउ क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला स्टैटिक मल्टीप्लायर में, कि हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, E1 से E2। तो ये जो हम इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होने के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मल्टीप्लायर। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से मेरी इनकम जो थी वो मल्टीपल टाइम बढ़ी। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीज के बारे में बात होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज फॉरवर्ड वर्किंग। क्या बोलते हैं आप इसको, फॉरवर्ड वर्किंग। दूसरा होता है हमारा बैकवर्ड वर्किंग। क्या होता है, बैकवर्ड वर्किंग। बैकवर्ड वर्किंग में क्या होता है, इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुई इनकम, वहां पे क्या होगा, वहां पे डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे इनकम रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस पे वी हैव द एग्रीगेट डिमांड या इन्वेस्टमेंट, जो आप लिखना चाहें। तो हेयर वी हैव वाई इज इक्वल टू 80, 45 डिग्री की लाइन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मैं एक जस्ट सेकेंड। ठीक है, मेरी पहले एग्रीगेट डिमांड क्या थी, AD1। नाउ अब क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया। जैसे हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा, क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया, बहुत लोगों की जॉब्स गई। उस समय जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो रही थी, मतलब इन्वेस्टमेंट फॉल हो रहा था। इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ तो हम AD1 की जगह कहाँ आ गए, AD2 पे आ गए। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कि हमारा इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ, I1 से I2 पे हुआ फॉल, उसकी वजह से हमारा इनकम फॉल हुआ। तो ये जो फॉल होने के बारे में बात हो रहा है, यहाँ से E1 से E2 इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट इज बैकवर्ड वर्किंग। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप डायग्राम से भी इनफैक्ट देख सकते हैं, हमने रैंडम डायग्राम बनाई। इन्वेस्टमेंट जितनी फॉल हुई उसके कंपैरिजन पे इनकम बहुत ज्यादा फॉल हुई। लाइक हम इस डायग्राम में अगर देखें, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसके कंपैरेटिवली इनकम बहुत बढ़ा। यही तो हमारा क्या है, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। और जब भी आप स्टैटिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हो, आप क्या लिखे, याद रखेंगे, विदाउट एनी टाइम लैग बात की जाती है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे हम शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। अब इसी के कॉन्ट्रेरी हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डायनेमिक मल्टीप्लायर, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर यहाँ तक। जब हम डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ डायनेमिक मल्टीप्लायर हम यहाँ पे टाइम लैग को कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, टाइम लैग। हम बोलते हैं कि जब भी हमारा, हमने लेट से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ाई, बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। ये ये वन डे प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है। ये पूरा जो एंटायर इनकम जनरेशन का प्रोसेस है, हम डायनेमिक मल्टीप्लायर के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। तो डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं, हम पूरे इनकम जनरेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करती हूँ। लेट से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 100 रुपए का कोई प्रोजेक्ट लाया, गवर्नमेंट ने 100 रुपीज किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किए। उस 100 रुपए में जब 100 रुपए लगाए, तो यहाँ पे 10 लेबर काम कर रहे थे, पर लेबर 10 रुपए मिले।
ठीक है, पर लेबर क्या हुआ, 10 रुपीज मिले। अब ये जो फर्स्ट लेबर है ये 10 रुपए लेकर अगर घर जाएगा, अभी तक तो सिर्फ इसकी इनकम बढ़ी, ठीक है, लेकिन जब ये 10 रुपए लेकर घर जाएगा, लेट से वो 2 रुपए सब्जी वाले को दे रहा है, 2 रुपए राशन वाले को दे रहा है, 2 रुपए किसी और को दे रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं एक सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, 100 करोड़ ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं। तो 2 रुपए जो उसने राशन वाले को दिए, ये भी फर्दर कहीं ना कहीं किसी और के पास जाएंगे, राशन वाला अपने डीलर को दे रहा है या किसी के पास। तो आप देखेंगे मल्टीपल पीपल की इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन इस इनकम को जनरेट करने पे ये जो पूरा प्रोसेस है इनकम जनरेशन का, इट टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे डायनेमिक मल्टीप्लायर के अंदर हम इसी इनकम जनरेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर ये इनकम जनरेशन प्रोसेस नहीं होता तो 100 रुपए सिर्फ उन 10 लोगों की इनकम जनरेट कर रहा था, लेकिन जब वो फर्स्ट लेबर के पास ये 10 रुपए, उसने आगे लोगों से डिमांड की, उसने आगे वो 10 रुपए खर्चे, जिस राशन वाले के पास उसका कुछ अमाउंट जा रहा है वो राशन वाला आगे डिमांड कर रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में फ्लो चल रहा है इस समय। क्लियर? तो जब आप डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करोगे, हम क्या बोलेंगे, इनकम जनरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जब हम डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो चीजों पे बात करते हैं। नंबर वन इज द सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और नंबर टू हम बात करते हैं कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सिंगल इंजेक्शन क्या है और कंटिन्यूस क्या है, इसको ध्यान से समझना, और फिर मैं आप लोगों के साथ सिंगल इंजेक्शन पढ़ाते समय मैं आप लोगों को ये वाला भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में, उस पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना। नंबर वन हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट से। जब हम मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं। लेट से हम इन्वेस्टमेंट को जब बढ़ा रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करेंगे, सिर्फ एक टाइम इंजेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज द सिंगल इंजेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इंजेक्शन, मतलब इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में एक बार इंजेक्ट करना। आपको पता भी होगा जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम काफी टाइम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज एन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। वैसे ही सेविंग्स के बारे में हम बोलते हैं सेविंग इज अ लीकेज, बोलते हैं ना। तो यहीं से हम लोगों ने बोला सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी के अंदर अगर हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लेट से स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट स्टेज हमारे पास है जहां पे हमने 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की। 100 रुपीज की जब हमने इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में, तो चेंज इन इनकम फर्स्ट स्टेज में क्या आया, 100। अभी अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेबर काम कर रहा है, लेबर अभी कंज्यूम नहीं करेगा, पहले क्या होगा, पहले जो पैसा हम लोगों ने वहां पे लगाया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो लेबर के हाथ में गया, उसने कंजप्शन नहीं की, दैट्स वाई कंजप्शन की जगह मैंने कुछ नहीं लिखा। सेकेंड स्टेज क्या है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इस इनकम में से कुछ पैसा कंज्यूम होगा, बिकॉज वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। लेट अस एज्यूम कि हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज 0.5, मतलब 50% ऑफ इनकम आप क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो 100 का 50% क्या हुआ, 50। 50 रुपए आपने क्या की, कंज्यूम की। जब आपने 50 रुपए खर्च किए तो ये 50 रुपए किसी और पार्टी की इनकम बनेगी, क्योंकि आपने खर्चा किया तो आपने हैंड ओवर किया ना किसी को पैसा। तो 50 रुपीज आपने कंज्यूम किया तो 50 रुपए क्या बने, किसी और की इनकम। थर्ड स्टेज में फिर से देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, लेकिन ये जो 50 रुपए है इसमें से क्या होगा, इसमें से जो 25 रुपए है वो क्या होंगे, आप कंज्यूम करोगे और 25 आप सेव करोगे, बिकॉज एमपीसी इज 0.5। तो 25 रुपए जो है आपने कंज्यूम किया, इसका मतलब ये 25 रुपए किसी और की इनकम बनी, ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर मैं फोर्थ स्टेज पे बात करूं, इस 25 रुपए में से जो आपकी इनकम थी, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 12.5 रुपए क्या करेंगे, 12.5 रुपए कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये जो 12.5 रुपए है जो आपने कंज्यूम किए, वो क्या होगा, दैट विल बी दैट विल फॉर्म इनकम ऑफ सम अदर पर्सन इन द इकोनॉमी। ठीक है, 12.5 रुपए आपने क्या किया, आपने कंज्यूम किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये किसी और की इनकम बन रही है। अगर मैं फिफ्थ स्टेज पे बात करूं फिर से, तो इन्वेस्टमेंट तो इकोनॉमी पे नहीं हो रहा। अब इसका आधा कितना हुआ, 6.25। तो 6.25 आपका कंजप्शन है, तो ये किसी की इनकम बनेगी। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकम कम हो रही है। सिंगल इंजेक्शन में इनकम क्या हो रही है, इनकम कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे इनकम क्या हो जाएगी, इनकम नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। होगा क्योंकि इनकम तो कम हो रही है। जैसे 6.25 के आगे क्या आएगा, 3.125 आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1.56 आएगा। ठीक है, आप सब समझाने के लिए मैं पूरा आप लोगों को टेबल बता रही हूँ। 1.56 को, जस्ट अ सेकेंड, 1.56 को मैं करूं तो 0.78 आएगा। 0.78 को करूं डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 0.39। अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 0.1953। इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.097। तो आप लोग देख रहे हैं इनकम एक पॉइंट पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है। नियर अबाउट इनकम मेरे पास क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट मैं बाद में वापस आऊंगी जब ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को यहाँ यहाँ इस पॉइंट के साथ रिलेट करूंगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये समझिए, जब हम सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या हो रही है, हमारी इनकम कम हो रही है। हम वापिस से इनिशियल लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम सिंगल इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में सिर्फ एक बार हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो रही है, वो ओनली वंस हो रही है। और यहाँ पे इनकम जो है वो सिर्फ एक बार इंक्रीज होती है, उसके बाद इनकम क्या होती है, फॉल करती जाती है। और जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहां पे पहुंच जाते हैं। और चेंज इन इनकम क्या होगा, इट इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 12.5 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर, तो इस तरीके से हम चेंज इन इनकम को मेजर करते हैं इन केस ऑफ सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास जो इनकम जनरेशन पाथ बनता है वो किस तरीके का बनता है, हियर वी हैव स्टेजेस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या आएगा, स्टेजेस, और वाई एक्सिस पे मेरे पास आएगा इनकम। तो हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों ने अभी देखा, इनकम 100 था, फिर 50, फिर 25, 12.5, इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इनकम थी, हम लोगों ने यही लिखा। तो फर्स्ट एज पे जो चेंज आया था वो 100 का आया था, सेकंड पे 50, थर्ड पे 25, फोर्थ में 12.5, फिफ्थ बनानी होती तो 6.25, थर्ड फिर उसके बाद मुझे बनानी होती तो 3.125, ऐसे आया था। तो मैंने इसको बनाया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो मेरा पूरा है, ये जो पूरा मेरा बना, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनकम जनरेशन प्रोसेस। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनकम जनरेशन प्रोसेस। क्लियर, तो ये हमारा क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसी के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाम में ही हमें पता चल रहा है मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रेगुलर रेगुलर इंटरवल्स के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टेबल से समझाते हैं कि कोशिश करती हूँ। स्टेजेस, डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई।
ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेज के बारे में अगर बात करें, लेट अस से हमारे पास 100 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई। जब फर्स्ट स्टेज के अंदर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है तो याद रखना वो ट्रांसलेट हो जाएगी किसी की इनकम पे, क्योंकि कुछ लोगों को पैसा मिलेगा। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन द एमपीसी हम देखेंगे 100 रुपए में से कितने पैसे कंजप्शन पे के, यही देखेंगे। तो लेट अस एज्यूम एमपीसी क्या है, 0.5। आप किसी कुछ भी एमपीसी को एज्यूम कर सकते हो, उस बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में डेल्टा आई पे कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे लेट से 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आया। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल इनकम था, ठीक है, डेल्टा वाई, उसमें से एमपीसी 0.5, 50 रुपीज, इसका मतलब 50 रुपए आपने कंज्यूम किए। और यहाँ पे मेरा डेल्टा वाई के नीचे क्या आएगा, मेरा डेल्टा वाई के नीचे आएगा, इसको ध्यान से समझना, 150। क्यों 150? यहाँ पे डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई लिखा मैंने, ठीक है, 50 + 100 दैट इज 150, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कंटिन्यूअस में। अगर मैं थर्ड स्टेज में बात करूं, फर्दर 100 रुपए इन्वेस्ट हुआ इकोनॉमी के अंदर, इस 150 रुपए में से कंजप्शन होगा, कितना कंजप्शन होगा, एमपीसी क्या है मेरे पास, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, इसका मतलब 50%, दैट इज 75 रुपीज। तो 175 मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, क्यों, बिकॉज 100 डेल्टा आई से आएगा प्लस 75 आएगा डेल्टा सी से। क्लियर, ये नहीं आपको लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना, ये मैं समझाने के लिए बता रही। फोर्थ स्टेज, फिर से 100 रुपए इन्वेस्ट हुआ, तो यहाँ पे 175 का 50% दैट इज 87.5, इट कम्स टू बी 187.5। क्लियर। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ स्टेज में फिर से 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड सो ऑन, द प्रोसेस गोज ऑन। और अगर आपको मैं बोलूं डेल्टा वाई को कैलकुलेट करना, आप क्या करेंगे, 100 + 150 +175 +187.5 प्लस अप टू सो ऑन। और आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा वाई है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे डायग्राम बनानी होती तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास यहाँ पे स्टेजेस आती, यहाँ पे मेरे पास क्या आता, इनकम आता। क्लियर। तो हम लोगों ने 100 रुपीज से स्टार्ट किया था। पहले वाले टेबल पे क्या था, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था। अब पाथ कैसा है, इनकम जनरेशन जो गैप है वो ऐसा है पाथ, ठीक है। 100 रुपए से स्टार्ट किया, फिर 150 पे आए, जो टेबल है अपनी कॉपीज पे देखिए, फिर 175 पे आए, फिर वो 187.5 पे आए, और इस तरीके का हमारा इनकम जनरेशन पाथ बना। क्लियर, यहां तक समझ आया? तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर, यहां तक समझ आया डायनेमिक? अभी कुछ चीजें मैं आप लोगों को वापस से समझाऊंगी, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव वाले पेज पे आइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना सिर्फ उनको देखेंगे, बाद में पर्टिकुलर आंसर की तरफ आएंगे। इंस्टेंटेनियस एडजस्टमेंट ऑफ इनकम विद इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अकर्स इन, एकदम से कहाँ होता है, विदाउट एनी टाइम लैग, स्टैटिक मल्टीप्लायर में। तो ए का क्या आएगा, ए का 3, ठीक है। कंजप्शन लैग्स इनकम बाय वन पीरियड इन, ठीक है, मैं इस पे बाद में आऊंगी, अभी एजम्पशन आपके साथ डिस्कस करूंगी डायनेमिक मल्टीप्लायर की, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ ए आपको पता है 3 है, ठीक है, बी सी डी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। हम लोग वापिस से आते हैं जहां पे अभी क्लास छोड़ी है। एक टेबल बनाऊंगी जहां पे हम एमपीसी की वैल्यूज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है।
मैंने आपके साथ सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट का टेबल लिया, उसी में मैं आपके साथ एमपीसी की वैल्यू को क्या करने वाली हूँ, वेरी करने वाली हूँ। डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई। हमारा जो क्वेश्चन है, हमें बेसिकली क्या देखना है, major portion of multiplier is realized in fewer periods when MPC is smaller or when MPC is smaller or larger। ये वाला जो पार्ट है ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आपको। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, जो मैंने अभी टेबल बनाया था सिंगल इंजेक्शन पे, उसको लेकर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने यहाँ पे बनाया एमपीसी जब मेरे पास है 0.5। वेन एमपीसी 0.5 है मेरे पास, तो इस समय मैंने देखने की कोशिश की कि मेरा जो कंजप्शन है वो कितना चेंज हुआ। ठीक है, अगर मेरे पास एमपीसी 0.2 आता, मतलब मैं 20% अपनी इनकम का क्या करती, कंज्यूम करती, तो मेरा इनकम कितनी होती, यहाँ पे 100 इन्वेस्टमेंट हुआ, तो मेरे पास इनकम कितनी होती, 100। आउट ऑफ दिस 100 अगर एमपीसी 0.2 है, तो मेरे पास जो इनकम होती, जो सॉरी जो कंजप्शन होती, वो कितनी हो जाती, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज किसी की इनकम बनती। इस 20 रुपीज का अगर मुझे 20% निकालना हो, तो मेरे पास क्या आता अगले स्टेप में, 4 रुपए की कंजप्शन। तो इनकम किसकी बनती, कितनी बनती इकोनॉमी के अंदर, 4 रुपए, यही बनती। अगर मेरे को फिर से 20% और 4 रुपी निकालती, तो 0.8 रुपी इनकम बनती, सॉरी कंजप्शन होती, और 0.8 रुपए किसी की क्या बनती, इनकम बनती, यही होता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई, ठीक है, जब मेरा एमपीसी क्या है, जब मेरा एमपीसी 0.5 है, तो यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नियर अबाउट प्लस सो ऑन है अभी। मेरा यहाँ पे क्या आता, 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12.5, इट कम्स टू बी 187.5। ठीक है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा थोड़ा। अ, अगर लेकिन मेरे को अगर एमपीसी मेरी ये कम होती, एमपीसी मेरी 0.2 होती, तो इस समय, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरी एमपीसी क्या होती, 0.2, और इस समय मुझे देखना होता, तो मेरे पास क्या होता, 100 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0.8, 100 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0.8, 124.8। तो आप मुझे बताइए मल्टीप्लायर का इफेक्ट ज्यादा कहाँ है, जहां पे हमारी इनकम ज्यादा हुई। इसका मतलब यहाँ पे जहां पे मेरी एमपीसी क्या थी, हाइयर थी। तो इस ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखें, मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इज रियलाइज इन फ्योर पीरियड व्हेन एमपीसी क्या होता है, लार्जर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर नहीं है, इट इज लार्जर। तो मेरा क्या आना था, डी का 1, तो मेरा डी का क्या आ गया, 1। समझ आया, मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एमपीसी की 0.5 वैल्यू ली, एमपीसी की 0.2 वैल्यू ली, और उस बेसिस पे मैंने देखने की कोशिश की मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एमपीसी यहाँ पे लार्जर। अब सी पे आइए, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज जीरो व्हेन। देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हम लोगों ने यहाँ किसके बारे में बात की, हमने यहाँ पे सिंगल इंजेक्शन के बारे में बात की। जब हमने यहाँ पे सिंगल इंजेक्शन के बारे में बात की, तो एक चीज आप लोगों को समझ आई होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज फॉल कर रही हैं, और एक टाइम पे वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो नियर अबाउट जीरो हो जाएगी।
तो यही चीज वो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज जीरो व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज वंस फॉर ऑल। मतलब सिंगल इंजेक्शन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सिंगल इंजेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो सी का क्या आना था मेरे पास? सी का 2 आना था। तो बी का मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आना था? बी का 4 आना था। मैं बताऊंगी अभी आपको कि बी का 4 क्यों है, एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, अभी आपको मैं समझाऊंगी। तो A3B4C2D1 दैट इज बी। ठीक है, समझ आया किस तरीके से हमारा आया? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। वापिस से उसने इसी के बारे में बात की। अ मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फ्यूअर पीरियड व्हेन एमपीसी इज लार्जर। क्लियर? तो यहाँ पे जो चीज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाई वही चीज उसने क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछी हुई है। किसी और साल का क्वेश्चन होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एजम्पशंस बताऊंगी किसकी? डायनेमिक मल्टीप्लायर की। ठीक है, एग्जाम्पशंस के बारे में अगर हम बात करें डायनेमिक मल्टीप्लायर की, नंबर 1, हम लोग डायनेमिक मल्टीप्लायर में क्या देखते हैं? हम टाइम लैग के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? अगर आप वापस से यहाँ पे आओ, हमने देखा हमारी इनकम प्रीवियस पीरियड की अगले पीरियड की कंजप्शन बनती है। ठीक है, पीरियड 1 के बारे में बात करूं, पीरियड 1 में मेरा जो इनकम अर्न की वो मैंने कंज्यूम की किसी और पीरियड में। ठीक है, जैसे मार्च की सैलरी आपको मिलती है अप्रैल में, और ये जो मार्च की सैलरी हमें अप्रैल में मिली वो हमारी डिसाइड करती है अप्रैल की कंजप्शन। बेसिकली इनकम मार्च की मेरे हाथ में आई अप्रैल 1 में। अब अप्रैल में मैं क्या स्पेंड करूंगी वो डिपेंड करेगा कितनी सैलरी मैंने पहले अर्न की। तो पहले मेरे पास इनकम आएगी, फिर मेरा कंजप्शन डिसाइड होगा, यही होगा। तो इसका मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ टाइम लैग, यही एक डायनेमिक मल्टीप्लायर की एजम्पशन बनती है। एजम्पशन क्या है? वन पीरियड देयर इज वन पीरियड लैग। आप लोग लिख लेना इसको। इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। मतलब आज की जो मेरी कंजप्शन है वो डिपेंड करी थी किस पे? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर पीरियड। दैट इज सीटी, दैट इज कंजप्शन ऑफ दिस पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई टी माइनस वन। ठीक है, प्रीवियस पीरियड, टी माइनस वन क्या है? एक पीरियड पहले। और ये जो बेसिकल इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल किनीशियन कंजप्शन फंक्शन। क्लियर? तो ये आपको समझ आया। नंबर 2, जब हम डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है एक्सेस कैपेसिटी। क्या एग्जिस्ट करता है? एक्सेस कैपेसिटी। वाई एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है? बिकॉज जब हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे डेल्टा आई होगा। डेल्टा आई डेल्टा वाई में कब ट्रांसलेट होगा? जब प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन तभी होगा जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होगी। ठीक है, ताकि हम जब भी इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग एक्सेस कैपेसिटी है उसको ट्रांसलेट कर सके हम प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स को बढ़ा सके इन रिस्पॉन्स टू द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जो हमारी फर्स्ट एजम्पशन थी कि टाइम लैग होता है, यही पूछा गया इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो था, कंजप्शन लैग्स इनकम बाय वन पीरियड, ये हमने कहाँ पे पढ़ा? डायनेमिक मल्टीप्लायर में, फोर्थ। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। जब भी आप पेपर में बैठेंगे ट्रू कहाँ लिखा है, फॉल्स कहाँ लिखा है, ये आप पहले ही देखेंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स कहाँ पे लिखा है आप लोगों को पहले ही, बाद में रिग्रेट नहीं करना कि मैं ओएमआर शीट में भर आया या भर आई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? नंबर 1, इन डायनेमिक मल्टीप्लायर देयर इज लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम। यस, हमने पढ़ा। तो ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, बी पार्ट को छोड़िए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सी को पढ़िए। अ मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फ्यूअर पीरियड व्हेन एमपीसी इज स्मॉलर और लार्जर। इसमें से हमने क्या देखा? कौन सा सही है? डी सही है, तो डी भी नहीं हो सकता।
तो क्लियरली आंसर क्या है? सी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बी स्टेटमेंट पड़ी बची है जिसके बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है। देखिए, जब हम मल्टीप्लायर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक ज्योमेट्रिक सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस डिटेल में मैं क्लास के अंदर नहीं जाऊंगी। अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में किस तरीके से वो पूरा डेरिवेशन देखना है, आप आहूजा रेफर कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि आप ज्योमेट्रिक सीरीज में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आहूजा में दिया हुआ है, आप वहां पे एचएल आहूजा में उसको दिया हुआ है, आप देखिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।